टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है कि जब के इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सारे मुल्क में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। और अब से थोड़ी देर बाद ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। तो काबीना के इजलास के बाद अभी अब से चंद मिनट पहले मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने उसमें काबीना के फ़ैसलों को बताते हुए ये कहा कि हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की रोशनी में ये तय किया है कि वो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। साथ ही उन्होंने FIA के हवाले से कहा कि उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है वज़ारत दाखिला को। तो यूँ समझ लें कि हुकूमत एक ऐन वक्त पर खुल कर आई है जब PTI की क़यादत अपने कारकुनों हामियों के साथ इसके ख़िलाफ़ खड़ी है। हमारे साथ हैदर शिराजी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ख़ास तौर मैंने कहा ना कि F11 में ये मुज़ाहरा हो रहा है। हैदर, आज जो PTI का सारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो मैं देख रहा था कि रद्द-ए-अमल सामने आया है, मुजाहरे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? F11 में क्या काबिल ज़िक्र तादाद में लोग मौजूद हैं इसके लिए? हैदर जी, वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद में PTI की जानिब से आज नादरा चौक पर 3 बजे इकट्ठे होने का कहा गया था एहतजाज का, लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया ने PTI को वहाँ एहतजाज की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर के ज़रिए कहा कि F9 पार्क में इकट्ठे हो जाएँ। और अब से चंद लम्हे बाद इमरान खान भी अपने वर्कर्स से गुफ्तगू करेंगे और आज दिन के वक्त PTI के सेनेटर्स और साबिक़ मेंबरान असम्बली इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़े और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर उन्होंने एहतजाज किया। और उसके बाद अब वो 6 बजे इकट्ठे हुए यहाँ F9 पार्क पर, F9 पार्क में, जहाँ पर इस वक्त PTI के रहनुमा असद कैसर, परवेज़ खटक और इसके अलावा मुराद सईद और दीगर रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। और अब से चंद लम्हे बाद इमरान खान की तकरीर होगी। उससे कबल ये जो सीनियर क़यादत है वो तकारीर कर रही हैं, जबकि इसमें इस तमाम आज एहतजाज का मरकज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नारे लगे हैं और उनके खिलाफ सिर्फ ये एहतजाज और ये तमाम वर्कर्स नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान स्टेज पर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा गया। हैदर शिराज यहाँ मौजूद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर शुएब शाहीन साहब से भी रब्ता करूँ और मुमताज़ कानूनदान इरफान कादिर साहब से भी, मगर चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ का सारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, वहीं अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना का फ़ैसला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने सुनाया। और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की रोशनी में अब वो सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भिजवा रहे हैं। उनका तमाम जो दलाइल दे रही थी कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने दिए उनको उन्होंने दोहराया और इस बुनियाद पर उन्होंने FIA के तहत का एक कमीशन कायम करेंगे। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट। शुएब शाहीन साहब, शुक्रिया आपका। अब से थोड़ी देर पहले मरियम औरंगज़ेब ने फैसला सुना दिया जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हम बाद में बात करेंगे। तो क्या ये कमीशन को इस बात का इख्तियार है कि वो किसी पार्टी के बारे में इस तरह का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट भेजे या हुकूमत को भेजे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भेजे कि इस पर पाबंदी लगाई जाए? शाहीन साहब जी, शुएब शाहीन साहब। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त इंटरनेट की प्रॉब्लम आपको होता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ टेलीफोन पे रब्ता करूँ, लेकिन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ, मैंने कहा जो सवाल कर रहा था कि जैसे मरियम औरंगज़ेब साहब ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत तफसील से इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के जो मंदरजात थे
उन्हें दोहराया और उसकी बुनियाद पर यह कहा कि ये साबित हो गया है कि पीटीआई ने गैर मुल्की फ़ंड लिया, ममनू फ़ंड लिया, अपने जो ज़कात का या खैरात का पैसा था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और इसीलिए उनका कहना था कि इस बुनियाद पर उन पर हमने के सुप्रीम कोर्ट में केस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अब देखिए कि क्या कार्रवाई करता है और फिर एक हंगामा खेज़ अदालती बहरान आएगा। मैं शोएब शाहीन साहब से चाह रहा था कि अगर इंटरनेट पे नहीं हो तो वो हमें फ़ोन पर आ जाएं हमारे साथ। जी लेकिन इस मरियम औरंगज़ेब और ख़ुद पीटीआई के इस ख़ास तौर पर एहतजाज की टाइमिंग की बड़ी अहमियत है कि कैसे वक्त में जबकि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पीटीआई चारों सूबों में के मरकज़ी शहरों में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रही है, एहतजाज कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस फैसले के हवाले से खिताब करेंगे। देखिए असद उमर साहब खिताब फरमा रहे हैं, देखते हैं। असद उमर साहब इस वक्त खिताब कर रहे थे हमारे साथ। माफ़ कीजिएगा, आपको मैंने कि इंटरनेट की ज़रा प्रॉब्लम होती है, ड्रॉप हो गया है। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई, आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी? मुझे सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या सवाल कर रहे हैं। आप ऑडियो कॉल पे ले लें, स्काइप पे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं ऑडियो कॉल पे ही आपको रखता हूँ, ऑडियो कॉल पे लेता हूँ। टेक्नोलॉजी की जरा यही मुश्किल हो जाती है। ले ले, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, कट के आ रही है। मैं जवाब मैं ऑडियो पे आपको लेता हूँ। इरफान चले मेरे साथ इरफान कादिर साहब। मैं वैसे तो मेरे शोएब शाहीन साहब आएंगे, सॉरी। मैं ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन को क्या इस बात का राइट है, क्योंकि एक बड़े सीनियर वकील का ये कहना था कि वो हुकूमत को इलेक्शन कमीशन कोई हिदायत नहीं दे सकता किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने के बारे में, या जी देखें, ये वो ऑब्वियसली हुकूमत को पाबंद नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने अगर ऐसे शवाहिद आए जिससे कि ये पता चले कि किसी भी पार्टी ने फॉरेन एडिड फंडिंग किसी पार्टी में आई है या प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो उनके पास आई है, तो उस सूरत में पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको हुकूमत वक्त को ये लाजिम है उन पे कि वो एक डिक्लेरेशन दें कि ये पार्टी जो है ये फॉरेन एडिड फंडिंग की पार्टी है। तो ये तो कानून कहता है, और कानून जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 15 ये कहता है, और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 का सेक्शन 212 कहता है। तो इसमें तो कोई उभाम है ही नहीं। लेकिन इरफान कादिर साहब, ये तो है ना कि ये जो आप कह रहे हैं, अभी मैं बड़े सीनियर आपके दो ही कोलीग कह रहे थे, चौधरी साहब को तो चले, एतज़ार हसन साहब ज़रा दूसरा मौक़िफ़ है, सलमान अकबर राजा का पढ़ रहा था कि इस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं भेज सकता और या ये केस ही नहीं बनता इस तरह। और खैर इसी बुनियाद पर आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला ही बल दिया, बल्कि साथ साथ उन्होंने कमीशन भी बनाने का ऐलान कर दिया FIA के साथ। जिन्होंने कमीशन बनाने का ऐलान किया, मरियम औरंगज़ेब हुकूमत की जानिब से, ये उनकी तर्जुमान कह रही थी कि काबीना ने ये फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये भेजेंगे उनके खिलाफ। हाँ, तो ये तो कानून कहता है ना। इसका बेहतरीन तरीका ये था कि इमरान खान साहब जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने देते, ऑपोजिशन में बैठते, और अगर वो उनको इन कवानीन से शिकायत थी तो असेंबली में मिलके सारे जो सियासतदान है तमाम पार्टी इस कवानीन में तब्दीली करती। अब अगर उन्होंने नहीं किया तो जो भी राजुल वक्त कानून है उसका तो इतलाक होगा ना जी। अच्छा, आजकल वैसे मुझे बड़ा कुछ मैं जब गुफ्तगू कर रहा होता हूँ और एक लॉयर कोई किसी सीनियर को लेता हूँ और किसी गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो बाद लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं। पता नहीं अब इरफान कादिर साहब के शोएब शाहीन साहब से कैसे ताल्लुकात हैं। मेरे उनकी लाइन कट गई थी। शोएब शाहीन साहब, इरफान कादिर साहब को आप अगर सुन रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि ये बिल्कुल भेज सकते हैं।
देखिए नहीं कहा जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने सारा ट्विस्ट किया है। मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कहा है कि हुकूमत ऑन इट्स ओन ये डिक्लेरेशन कर सकती है और ऑन इट्स ओन भेज सकती है मामला सुप्रीम कोर्ट को। मैंने ये कहा है। जी जी शाहीन साहब, सुना आपने, ये हमारे मोहतरम कादिर साहब फरमा रहे हैं। इरफान कादिर साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, बहुत कॉम्पिटेंट वकील हैं। मैं उनकी बात से डिसएग्री तो कर सकता हूं, लेकिन विद रिस्पेक्ट ये एक बात तो देखें तय है कि अगर प्रोहिबिटेड फंड्स आते हैं, जो कि अभी शोकॉज नोटिस है, फाइनली क्या डिटरमिन करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद चूंकि स्पेशल लॉ है, दो बातें मद्देनजर रखिएगा। एक तो यह है कि ये स्पेशल लॉ है जो कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 था और अब जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है, और इस इलेक्शन एक्ट के तहत ही अब प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि कुछ अमाउंट या जो भी अमाउंट होती है प्रोहिबिटेड फंड से, उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि जो वायलेशन ऑफ लॉ होती है उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है या उसकी कोई सजा है, वो भी उसी लॉ में मौजूद होती है। इस लॉ में दो कॉन्सिक्वेंसेज लिखे हुए हैं। एक है कि वो कन्फिस्केट हो सकती हैं वो अमाउंट जो बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो प्रोहिबिटेड फंड से आई हैं। दूसरा, एक फेडरल गवर्नमेंट को अख्तियार है, वो जो इलेक्शन एक्ट है जो अब एप्लीकेबल है 2017 का, उसका सेक्शन है 212। उस सूरत में डिसोल्यूशन ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं। वो डिक्लेरेशन देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजेगी। वो उसके लिए 3 कंडीशन दिए हैं कि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हो, और उसके साथ उसने जो वो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह ऑपरेट कर रही हो इन दी मैनर प्रीजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की सालवियत के खिलाफ काम। शाहीन साहब, अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक आपसे पूछूं, बिल्कुल, ताकि फिर मैं इरफान भाई, क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत को इस तरह की सिफारिश भेज सकता है, और हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये भेज सकती है, और सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पर पार्टी को काला करार दे सकता है? ये बिल्कुल स्पेसिफिक बता दीजिए। देखिए, फैसले की बुनियाद पर अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपने तय सेटिस्फाई होना है, रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भेज सकता है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ना आर्टिकल सेक्शन 212 सब सेक्शन 1 की, उसकी लैंग्वेज ये है, where the federal government is satisfied on the basis of a reference from the commission or information received from any other source that a political party is formulated। यानी ये सेटिस्फाई होना है फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो नहीं है, और सेटिस्फाई मींस कि वो उनके पास ऐसी मटेरियल एविडेंस अगर मौजूद होगी कि जिसमें ये 3 कंडीशन होंगे, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, या और उसके साथ सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, या टेररिज्म में मुलव्वस है, तो उसको डिसोल्यूशन कर सकती है। और वो डिक्लेरेशन जो होगी वो फिर 15 दिन के अंदर अंदर वो भेजेंगे टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट उस पर असल फैसला करेगी, फाइनल अथॉरिटी वो होगी। ये टोटल 2 सजाएं हैं जो तरीकाकार इलेक्शन एक्ट 2017 ने मुकर्रर किया है। जी इरफान कादिर साहब, क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुएब शाहीन साहब कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुल्की मफाद के खिलाफ कोई फंड हासिल कर रही है, या वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका वही तरीकाकार है जो शुएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन मुझसे लोग कुछ शिकायत करते हैं कि आप तारीख पर चले जाते हैं। यहाँ तो एयर मार्शल अजहर खां केस का किताब उनके साथ ही दफन हो गया, वो चलता रहा कि जनाब किस तरीके से जो है ISI ने MI को दिया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पैसे मौजूद थे, 18 साल बाद कुछ नहीं हुआ। उसामा बिन लादेन का तो डायरेक्ट आया है कि जी मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में $1 करोड़ दिए, ये ममनुआ फंड नहीं था, ये फॉरेन फंडिंग नहीं थी। इरफान कादिर साहब, एयर मार्शल अजहर खान का केस मैं बतौर वकील के वहाँ बतौर अटर्नी जनरल के पेश हुआ था, वो सिर्फ जरदारी साहब के खिलाफ डायरेक्टेड था, वरना तो वो साल पुरानी बात थी। और मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को ये सारे पॉइंट्स भी बताए थे, लेकिन वो अपनी तरफ से जरदारी साहब की गवर्नमेंट जो है उसको कोशिश कर रहे थे किसी तरह से कमजोर करें, जो कि वो उसमें उन्होंने लिख दिया कि सदर जो है वो क्या कर सकता है, मान लिया। उसामा बिन लादेन वाला तो फंडिंग थी ना, उसामा बिन लादेन की $1 करोड़ की जो थी, शहीद मोहतरमा ने खुद दिखा है अपनी किताब में।
तो ठीक है, लेकिन वो एयर मार्शल अफजल खान केस में हुआ क्या फिर? वहां पे उस पर कोई अमल दरामद हो सका था? वो हो ही सकता था। सारे लोग फौत हो गए थे, गुलाम इसाक साहब मर गए थे। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस वक्त ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, खत्म हो गई बात। उसके बाद उसकी जो रिकमेंडेशन थी क्या बना? कुछ भी नहीं बना। और उसामा बिन लादेन का तो ओपन केस है ना, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। मार्शल अफजल खान के केस से तो ना आप नहीं, उसामा बिन लादेन का केस तो ओपन है ना इरफान भाई। अब उसामा बिन लादेन भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो क्या अब ओपन रह गया? मियां साहब तो दुनिया में हैं। ठीक है, इस तरह की तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि असेंबलियों में बैठ के रिकंसिलिएशन करें और ये लड़ाइयाँ खत्म करें ताकि मुल्क आगे चले। ठीक, शाहीन भाई जो मैंने रेफरेंस दो दिए, और आप लोग तो बहुत पाए के वकील हैं, और जब भी गुफ्तगू होती है तो आप कहते हैं सन 1854 का फलां एक्ट और सन 53 के ये आइन, और आप बार बार रेफरेंस देते हैं जस्टिस अनवर का फलां और पहली 10 रेफरेंस देते हैं ना पास का। तो ये जो मैंने 2 केसेस का जिक्र किया, इसमें भी तो ओपन फंडिंग हुई, फॉरेन फंडिंग थी, ममनुआ फंडिंग थी, और वो नॉन टेररिस्ट था जिसने दिए पैसे, शोएब शाहीन साहब। जय साहब, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए 2 बातें करूंगा। यूनुस हबीब ने खुद एडमिट किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शंस दी और सबकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके फाइनल एडजुडिकेशन करके उन्होंने FIA को भेजा था कि इसकी बुनियाद पर आप क्रिमिनल केस रजिस्टर करें और प्रोसीड करें इन अकॉर्डिंग विद लॉ। आज तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें ताकतवर हल्के थे, उसमें ISI के लोग भी मुलव्वस थे, उसमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एविडेंस थी और लोगों के खिलाफ भी थी कि किस किस को क्या क्या पैसे मिले, उसकी पूरी रिकॉर्ड मौजूद है। और मोहतरमा भी शहीद हो गई हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब की अगर आप तकरीर उठा लें मुख्तलिफ मौक़ों पे, उन्होंने खुद अलेज किया, जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, बल्कि जरदारी साहब तो खालिक हैं इस PDM के प्रैक्टिकली, और इस वक्त वो मखलूत हुकूमत में भी बैठे हैं। जो बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर है वो, और कई मौक़ों पर उन्होंने कहा, मैंने उस दिन बल्कि आमिर मीर साहब के साथ बैठा था प्रोग्राम में, उन्होंने उसकी चलाई भी कई हवालों से, और उसमें उन्होंने खुद अलर्ज किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए हैं। बल्कि उससे ज़्यादा अगर आप आगे चलें, वो जो ख्वाजा खालिद थे मरहूम, जो कर्नल इमाम के साथ मर्डर हो गए थे, वो कहते हैं उनकी अपना, बल्कि इंटरव्यू भी आज चल रहा था, उसके बेटे ने मुझे भेजा, उसके बेटे ने मुझे मैसेज करके अपने मोबाइल पे भेजा 2-3 दिन पहले, और उसके बाद मुसलसल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरा कज़न, मैं और मेरे बाप ने उससे पैसे दे के नवाज शरीफ को और मुख्तलिफ लोगों को वो दिए थे उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, और 3 मौक़ों पे उन्होंने मुझे उनके भेजे हैं उनकी रिकॉर्डिंग, और उस पे ख्वाजा खालिद साहब कह रहे हैं कि पहली मुलाकात मैंने और नवाज शरीफ और उसामा बिन लादेन ने की, 3-4 मुलाकातें हमने 3 महीनों ने की, और 1-2 टाइम इंटरप्रेटर भी मौजूद था, और उसके बाद मजीद बाज लोग भी बीच में शामिल हो गए। बाज लोग, उसने कहा अगर वो इनकार करेंगे तो मैं उनके नाम लूंगा। नहीं, लेकिन ये इमरान खान का जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना इस बुनियाद पर के पास में ये हुआ। जी इरफान कादिर साहब, अगर लेकिन रेफरेंस दिया जाता है, मैं या इमरान खान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा और ये ममनुआ तमाम पेश की। कादिर साहब जस्टिफाई नहीं कर रहा मुजाहिद साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मुझे उसके बेटे, नहीं वो बात दुरुस्त है, नहीं वो आपने वजह फरमाया। मैं थोड़ा सा इरफान कादिर साहब से करवा दूं बात। इरफान भाई, ये जो शाहीन साहब कह रहे थे, और जस्टिफाई तो इमरान खान का नहीं किया जा सकता यहाँ के पास में अगर ये ना हुआ। देखें, शाहीन साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। आपने भी जो कुछ मिसालें दी हैं वो दुरुस्त है, और मैंने भी ये कह दिया है कि उन केसेस में ऑब्वियसली कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन आपने ये भी फिर कह दिया कि अगर उनमें पेशरफ्त नहीं हुई तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अब पेशरफ्त ना हो। और उसके अलावा ये जो कानून है 2002 का, जब वो तमाम वाक़यात थे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का मामला सामने नहीं आया था, और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 भी ये बाद वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए वो इन कवानीन के नीचे वो सब कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए ये जो इस वक्त जो केस, जो अभी जो फैसला हुआ है जिस पे डिक्लेरेशन आने वाली है, वो जरा मामला उससे हटके है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, बाकी तो शोएब शाहीन साहब भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन भाई यही तो मुश्किल है हमारे यहाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज का के सुप्रीम कोर्ट पर खुद हमला भी करें
तो और आपके यही प्राइम मिनिस्टर शोएब शाहीन साहब कह रहे थे, वो शहबाज शरीफ कह रहे थे ना, वो तुसी नान वान खा के जाना, हमला शमला काम कर दिया, अब आज वो भूल गए, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो हमारे पार्टियों को यही तो मसला है शाहीन साहब कि जब ऐसे मसले हों, जब अपने लिए रिक्वेस्ट है मुजाहिद बरेलवी साहब, ये हमले पे भी जरा मेरा मौक़िफ़ सुन ले, जो आज तक कभी नहीं आया। इजाजत है? चले हाँ, 1 मिनट में कर लीजिए। जी 1 मिनट। इंटरेस्टिंगली PMLN वालों को भी सही बात का पता नहीं है। मैं चूंकि उस वक्त वहां पे था और मुझे सारा पता है, ये हमला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अंदर से हुआ था। अच्छा, जजेस ने, मेजॉरिटी जजेस ने सजाद अली शाह को निकाल दिया था। हमला ये था, हमला सजाद अली शाह के खिलाफ था और सारे जजेस सजाद अली शाह के खिलाफ हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब की जो है डॉक्यूमेंट्री बाकायदा मौजूद है, जो एक बस के ऊपर खड़े होकर हाथ में माइक है जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट की मदद को आए थे, और सुप्रीम कोर्ट वो था जो मेजॉरिटी का सुप्रीम कोर्ट था, जिसने सजाद अली शाह को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करके निकाल दिया था। ये आज तक ये मौक़िफ़ किसी ने नहीं दिया, और ये सही मौक़िफ़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इरफान भाई, आप इस पाए के वकील हैं कि मैं आपसे कैसे बहस कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो बताया थे तालिब इल्म की ऐसे सवाल पढ़ने की जिसारत कर रहा था। गुफ्तगू हम जारी रखना चाहते हैं, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इरफान कादिर साहब और हमारे मोहतरम शोएब शाहीन साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और साथ ही ये सवाल हुआ कि इमरान खान का बजा कि ममनुआ फ़ंड और फ़ॉरेन फ़ंड, लेकिन उसामा बिन लादेन ने मियाँ नवाज शरीफ से जो फ़ंड लिया $1 करोड़, और फिर जो मशहूर ज़माना एयर मार्शल अज़हर खान, जिसमें 2 एजेंसियों ने पॉलिटिशियन में बाकायदा लाखों रुपए तकसीम किए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जबकि हमारे कोर्टों में तवत्तुर से ये स्टैंड लिया जाता है कि जी माजी में जो कुछ किया गया, चाहे कब्र में भी वो बंदा चला जाए तो उसको निकाल कर उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। लेकिन मैं चलता हूँ ज़रा इस्लामाबाद, जहाँ पर बड़े इंतहाई जोश व खरोश से PTI के कारकुन इस बात के मुंतज़र हैं कि इमरान खान साहब आकर ख़िताब करें। रात का पहला पहर है और आप कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी, ख़ासी तादाद में लोग इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िताब के मुंतज़र हैं। ऐसा ही मुजाहरा, जलसा, एहतजाज जो है वो कराची में भी, लाहौर में भी, इजाज़ में भी हो रहा है, और इमरान खान साहब का खिताब शुरू हो चुका है। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपको इस मुजाहरे पे, इस प्रोटेस्ट पे किसी वजह से बुलाया। पहले तो जो इस्लामाबाद को एक किला बना दिया गया, ऐसे लगा जिस तरह कोई बाहर से कोई हमला करने लगा इस्लामाबाद में। हमारा मकसद, जो एक जमहूरी हुकूमत के अंदर आइन हमें इजाजत देता है, हम एक पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 26 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। हमारी हमेशा हमारी कोशिश हुई है कि आइन और कानून के बीच में रह के एहतजाज भी करें, जो भी हम जलसे करें, जो भी करें, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही कि आइन और कानून के बीच में रहे, मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना हो। तो ये इतना खौफ क्यों है? ये जो इनको क्यों डर है इतना ज्यादा? पहले मैं जरा ये इलेक्शन कमीशन, असल में तो मैं आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों कर रहे हैं, ये खौफ किस चीज का है, और ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आपने ये पता चलाना है कि ये एकदम इस्लामाबाद को बंद कर दिया, कंटेनर्स लगा दिए, लोगों की जिंदगी अजाब कर दी कि पता नहीं कोई हमला होने लगा इस्लामाबाद में। देखें, इनको खौफ क्या है? खौफ शुरू किधर से हुआ कि इन्होंने एक पाकिस्तान की आईनी हुकूमत अल्लाह का करम से हर मुश्किल मोड़ से निकलती गई। पहले इन्होंने एक बैंकरप्ट इकॉनमी छोड़ी, उससे निकल गई अल्लाह के करम से। इतनी बड़ी वबा
सदी में एक दफा आती है कोरोना, उससे अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया, बेहतरीन तरीके से निकल गई। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया, यानी कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई, वो भी अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल रखा। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिराई तो इन सब ने सोचा कि अब ये इस तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और ये सारे मुतमईन हो गए। अल्लाह का करम है, लोगों के दिलों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। हम तो, हमारी क्या हैसियत है? हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। अल्लाह ने लोगों में बेदारी पैदा की, शऊर आ गया कौम में, कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना मेरे वो जो फैमिलीज निकली, जो हमारे एमपीज, हमारे कारकुनों के घरों पे 3-3 बजे रात के छलांगे मार के पुलिस आई, और जो उन्होंने खौफ फैलाया, जो शेलिंग की गई। ये आप यहाँ हैं आज F9 पार्क में, आपको पता है कि ये डी चौक पे इन्होंने किस तरह का जुल्म किया। अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स रबर बुलेट चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई दुश्मन फौज आ गई है। और इन्होंने क्यों किया? वो खौफ फैलाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि एक दफा इनको दबाओगे, मारोगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। अल्लाह का करम हुआ कि जब और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, बाइक इलेक्शंस करवाए पंजाब में, इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। कौम जिस तरह निकली वोट डालने के लिए, इनकी धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। और ये जो इलेक्शन जीते भी हैं, जिस वक्त मैं आज चैलेंज करता हूं, खास तौर पे 2 पिंडी का और वो जो मुजफ्फरगढ़ का इलेक्शन था, जिस वक्त उसको सही माने में स्क्रूटनी की जाएगी, पता होगा कि इन्होंने धांधली की। धांधली इन्होंने हर जगह की, धांधली के बावजूद हार गए। पंजाब की गवर्नमेंट बन गई, पैसा इन्होंने चलाया, इन्होंने पहले हमारे लोगों के ऊपर पैसा चलाया, खरीदा, लोगों को लोटे बनाए। फिर इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसा चलाया कि हमारी पार्टी किसी तरह टूट जाए। जब ये सब कुछ फेल हो गया तो अब इन्होंने आखिर में ये इलेक्शन कमीशन को ढूंढा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।